हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है छंद। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक है छंद। अब छंद में हम पढ़ चुके हैं कि भाई छंद क्या होता है, क्यों इसको पिंगल शास्त्र कहा गया, क्यों इसको छंद शास्त्र का नाम दूसरा नाम पिंगल शास्त्र किया गया, हमने इसे छंद क्यों कहा। ठीक है, दूसरी चीज इसका काव्य में क्या यूज है। ठीक है, फिर हमने पढ़े इसके भेद। ठीक, जिसमें हमने गण को पढ़ा, चरण पढ़े, यति पढ़ा, ठीक है, गति पढ़ा, लय पढ़ा। ठीक, ये सारी चीजें हमने उसमें अपनी 2 क्लासेस में पढ़ के खत्म की थी। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो होंगे छंद के अवयव। क्या होंगे? छंद के अवयव। ठीक है, अब छंद के अवयव में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई जितने भी हमारी चीजें होते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, ठीक है, उल्लाला, ठीक है, बरवे, ठीक, तो इन सारी में क्या होती है? मात्राएं होती हैं। कुछ में वर्ण को गिना जाता है, कुछ में क्या किसको गिना जाता है? मात्राओं को गिना जाता है। देखो, जितने भी हमारे स्वर होते हैं उन सबको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और बाकी सब टोटल मिला के क्या हो जाते हैं? वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे छंद के भेद हैं वो इन्हीं इसी के आधार पर है कि भाई मात्रा के आधार पर और वर्णों के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से छंद के भेद हो जाते हैं कितने? छंद के भेद हो जाते हैं 3। ठीक, कौन कौन से हो जाते हैं? पहले हो जाते हैं मात्रिक, दूसरे हो जाते हैं वार्णिक और तीसरे हो जाते हैं मुक्त छंद। ठीक है, लिख लेते हैं। पहला कौन सा हो जाता है हमारा? मात्रिक छंद। दूसरा हो जाता है वार्णिक छंद और तीसरा हो जाता है मुक्त छंद। ठीक है, अब तीनों में जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मात्रिक मतलब मात्रा का ज्ञान होगा, मात्रा गिनी जाएंगी। वार्णिक मतलब वर्ण गिने जाएंगे। ठीक है, और मुक्त मतलब मुक्त है, ना वर्ण है, ना लय है, ना ताल है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ना मात्रा है, ना वर्ण है, ना लय है, ना ताल है। ऐसे छंदों को क्या कहेंगे? मुक्त छंद कहते हैं। ठीक, तो मात्रिक छंद की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो क्या आती है, लिखते हैं। ठीक है, कि वह छंद जिसमें मात्राओं की गिनती हो, जिसमें मात्राओं की गिनती हो, ऐसे छंद को क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। मात्राओं की गिनती कैसे? मात्राओं की गिनती होती है इस तरह से, जैसे मैंने कह दिया चलो, जैसे मैंने कह दिया भानु। ठीक है, अब जब मैं इसका शब्द विच्छेद करूंगी तो किस तरह से होगा? भ आ न उ। ठीक है, ऐसे ही होगा भानु। ठीक, इस पे बड़े ओ की मात्रा आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बड़ा ओ आ जाएगा। ठीक, अब मात्रिक छंद में जो गिनती होगी वो किसकी होगी? ठीक है, मात्रिक छंद में किसकी गिनती होगी? मात्राओं की गिनती होगी। इसकी गिनती होगी, इसकी, इनको वर्ण कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? वर्ण। और ये क्या कहलाएंगी? मात्रा। तो ये क्या है हमारा? एक वर्तुल रेखा के साथ है दोनों। ठीक है, अगर इसकी जगह, भानु की जगह मैं लिख देती क्या? इसकी जगह मैं लिख देती कमल, तो क अ म अ ल अ, तो तीनों मात्राएं जो हमारी आती वो सीधी रेखा के साथ आती। ठीक है, क्लियर है? तो जहां पे हम मात्राओं को गिनते हैं, मात्राओं का जो हमारा संख्या होती है उसको बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? ठीक, तो ये इतना समझ में आता है क्यों है ये मात्रिक छंद। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है वार्णिक छंद।
तो वह छंद जिसमें वर्णों की गिनती हो, वह छंद जिसमें किसकी, वर्णों की गिनती हो। ठीक है, और इसमें एक चीज और हम नोट करेंगे कि जिसमें गुरु मात्रा और लघु मात्रा समान हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, गुरु मात्रा और लघु मात्रा का क्रम भी समान हो, और गुरु मात्रा और लघु मात्रा का क्रम कैसा हो, समान हो। ठीक है, तो ऐसी मात्राओं को हम क्या कहते हैं, ऐसे छंदों को हम क्या कहते हैं, ऐसे छंदों को हम कहते हैं वार्णिक छंद। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया किशोर, क्या लिखा, किशोर। तोड़िए इसको, क ई श ओ र अ। मात्रिक छंद में हमने मात्राओं को गिना, वार्णिक छंद में हम किसको गिनेंगे, वार्णिक छंद में गिनेंगे हम वर्णों को, यानी कि इसको गिना जाएगा। ठीक है, किसको गिना जाएगा, किशोर में वर्णों को गिना जाएगा। क्लियर है। अब वर्णों को गिनने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी लघु मात्रा और गुरु मात्रा होती है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा कौन सी है, गुरु मात्रा होती है एक वर्तुल रेखा और लघु मात्रा होती है एक सीधी रेखा। ठीक है, इन दोनों के ही नाम है। ठीक, अब इनको कैसे गिनते हैं, जैसे हमने कह दिया एक वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण। अब इसके बाद आपके पास चाहे कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना आ जाए, आपको केवल वहां पे क्या गिनने होते हैं, वर्ण गिनने होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वार्णिक छंद हो जाता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, अब बात आते करते हैं किसकी, मुक्त छंद की। मुक्त छंद क्या होता है कि वह छंद जिसमें न लय है, न ताल है, न मात्रा है, न मात्रा, न वर्ण। ठीक है, किसी की गिनती नहीं की जाती। ठीक है, तो इसमें से जिसमें न लय, न ताल, न मात्रा, न वर्ण की गिनती की जाए, ऐसे छंदों को क्या कहते हैं, मुक्त छंद कहते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। ये इन तीनों का एक बेसिक हो गया। अब जैसे जैसे हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि मात्रिक छंद में क्या क्या चीजें आती हैं। फिर हम वार्णिक छंद को पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा क्या क्या चीजें आती हैं। फिर मुक्त छंद की बात आएगी। ठीक है, तो मुक्त छंद में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है छंद के अवयव। अब एक एक करके हम एक एक अवयव को पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो इसको जरा इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम मात्रिक छंद को। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं कि मात्रिक छंद क्या होता है। ठीक है, सीधा मात्रिक छंद के भेद पे चलते हैं। मात्रिक छंद होता है हमारा 3 प्रकार का, 1, 2 और ये 3। ठीक, कौन कौन सा, पहला होता है सम्मात्रिक, सम्मात्रिक छंद। दूसरा होता है अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक। ठीक है, और तीसरा होता है विषम मात्रिक। ठीक है भाई, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक। बात करते हैं सम्मात्रिक छंद की। इसमें क्या होगा, प्रत्येक चरण, चरण पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि प्रत्येक चरण क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक चरण समान होता है। ठीक है, और सम्मात्रिक छंद में क्या होते हैं, प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक में 4 चरण
होते हैं। ठीक है, यहां तक इतनी चीज क्लियर है। अब सममात्रिक छंद में आती कौन कौन सी चीजें हैं? ठीक है, यानी कि ये जो प्रत्येक 4 चरण बताए गए हैं, ये किसके बताए गए हैं? जिनको सममात्रिक कहा जाता है। अब लिख लेते हैं भाई किस किस को सममात्रिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया अहीर। ठीक है, अहीर में कितनी मात्रा? 11 मात्रा। साथ साथ लिखते चलेंगे इनकी मात्राएं। नंबर टू में हमारा आ जाता है तोमर। ठीक है, तोमर में कितनी मात्राएं? 12 मात्रा। ठीक है, नंबर 3 आ जाता है चौपाई। ठीक, चौपाई में कितनी मात्राएं? 16 मात्रा। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाता है हमारा राधिका। ये सब छंदों के नाम होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो राधिका में हमारी मात्राएं आ जाती हैं 22 मात्राएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 5, वो आता है हमारा रोला। ठीक है, और रोला में हमारी मात्राएं आ जाती हैं 24। ठीक है, फिर हमारा आता है इसमें गीतिका, और गीतिका में मात्राएं होती हैं 26। ठीक है, फिर हमारा आता है इसमें सरसी। क्या आता है? सरसी, और सरसी में होती है 27 मात्रा। ठीक है, 27 मात्राएं। ठीक है, नंबर 8 पे हमारा आ जाता है हरि गीतिका। और हरि गीतिका में होती हैं हमारी 28 मात्राएं। 28 मात्राएं। ठीक है, फिर 9 नंबर पे हमारा आ जाता है तांटक, और तांटक में हमारी होती हैं 30 मात्राएं। ठीक है, और फिर 10वां हमारा आ जाता है वीर, आल्हा भी कहते हैं इसको। ठीक है, और वीर और आल्हा में हमारी होती हैं 31 मात्राएं। ठीक है, ये हमारा किसका आ गया? ये हमारा हो गया सममात्रिक छंद का। देखो, जब भी आप अहीर को काव्य पाठ करेंगे उसका, तो उसमें आप कोई भी अहीर उठा के देख लेना, उसमें आपको 11 मात्राएं मिलेंगी। ठीक है, आप कोई भी रोला देख लीजिए, उसमें 24 मात्राएं मिलेंगी। चौपाई देख लीजिए, 16 मात्राएं मिलेंगी। कोई भी हरि गीतिका देख लीजिए, 28 मात्राएं। वीर आल्हा देख लीजिए, 31 मात्राएं। ये जो छंद होते हैं, ये दरअसल काव्य पाठ करने का तरीका होता है, और उन्हीं को ये नाम दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, इनके नाम आपने सुने भी होंगे। वीर आला तो हम जो हमारा आला उदल होते हैं 2 थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये राग बनाया गया था। तो अलग अलग तरह का जो काव्य पाठ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को छंद के प्रकारों में नाम दे दिया जाता है। और उसी में जो मात्राएं आप काउंट करेंगे, उन सबकी मात्राओं को ये बताया गया है कि किस किस के अंदर कितनी कितनी मात्राएं प्रस्तुत होती हैं। ठीक है, तो यही सारी मात्राएं उसमें गिनी जाती हैं। मात्रा में हमारी 2 चीजें आ जाती हैं, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। जो हमारी एक वर्तुल रेखा होती है उसे गुरु मात्रा कहते हैं, और जो हमारी सीधी रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? लघु मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो सममात्रिक छंद में हम केवल इसमें किनको गिनते हैं? इसमें मात्राओं को गिनते हैं। और उसमें क्योंकि वर्णों को अगर हम इनमें गिनेंगे तो वर्णों में हमारी गड़बड़ आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इसमें मात्राओं को गिनते हैं। मात्राओं में कोई नहीं आएगा, मात्राएं ये हमारी बिल्कुल सटीक, उसमें एक जो हमारा कहते हैं ना कि भाई पूरा ऑब्जर्वेशन करके लिया गया है, ये वही चीज है। ठीक है, यहां तक इतनी चीज क्लियर है? इसको जरा नोट कर लीजिए, अगला पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक। ठीक है, अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक क्या होता है कि जब विषम चरण होंगे, विषम चरणों में जो मात्राओं की संख्या होगी वो क्या रहेगी? समान रहेगी। मात्राओं की संख्या कैसी रहेगी?
समान रहेगी। ठीक है, अब विषम चरण क्या होता है, देखो किसी भी मात्रिक छंद में कितने चरण, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो विषम चरणों में संख्या होगी वो हमेशा क्या रहेगी, समान होगी। 1 और 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे जो मात्राओं की संख्या है वो हमेशा समान आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो मात्राएं हम लगाते हैं तो यहाँ पर हम बताते हैं कि कौन सा हमारा छंद है। ठीक है, और इसमें कितनी विषम मात्राएं होती हैं और कितनी सम मात्राएं होती हैं। क्लियर है इतनी चीज, इसको देखेंगे जरा। तो छंद हमारे आ जाते हैं बरवे, बरवे, दोहा, सोरठा, बरवे, दोहा, सोरठा और उलाला। ठीक है, बरवे, दोहा, सोरठा और उलाला। अब इसमें विषम मात्राएं कितनी होंगी, विषम चरण में मात्राएं कितनी होंगी और सम चरण में मात्राएं कितनी होंगी, ये चीज हमारी देखनी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बरवे की। तो बरवे में हमारी क्या होती है, विषम मात्राएं होती हैं 12 और सम मात्राएं होती हैं 7। तो बरवे में हमारी क्या हो गई, विषम मात्राएं 12 और सम मात्राएं 7। ठीक है, इसको जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाएंगे। क्लियर है इतनी चीज, जैसे मैं बना रही हूं वैसे ही बनाएंगे। अब बात करते हैं किसकी, दोहे की। तो दोहे में हमारी क्या होते हैं, विषम में होती है हमारी 13 मात्राएं और सम में होती है 11 मात्राएं। दोहे में हमारी कितनी होंगी, 13 और 11। क्लियर है बात, 13 और 11। उसके बाद आता है हमारा सोरठा। तो सोरठे में हमारी मात्राएं आ जाती हैं 11। विषम मात्राएं, विषम चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11 और सम चरण में कितनी होंगी, 13। ठीक है, फिर आता है हमारा उलाला, और उलाला में हमारी मात्राएं आ जाती हैं, विषम मात्राएं होंगी 15। विषम मात्राएं कितनी, 15, और सम मात्राएं हमारी कितनी आ जाती है, 13। ठीक है, सम मात्राएं कितनी, 13। यहां तक चीज क्लियर है। अब देखो ये आपको नाम याद रखना है, बरवे 12 7, दोहा 13 11, सोरठा 11 13, उलाला 15 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया यानी कि विषम चरण जो होगा इसमें हमेशा 12 मात्राएं आपको मिलेंगी, सम चरण जो होगा उसमें कितनी मिलेंगी, 7 मात्राएं मिलेंगी। ऐसे ही आपको दोहे की बात की जाएगी तो विषम में आपको मिलेंगी 13 और सम चरण में मिलेंगी 11। ये 4 चरण हो गए ना हमारे पास। ठीक है, अब इनको एक पहले चरण में इतनी, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता, तो ये अर्धसम मात्रिक है कहलाता है कि भाई विषम मात्राएं हमेशा समान रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही सोरठे की बात करें तो सोरठे में आ गई 11 मात्राएं। ठीक है, और सम में कितनी आ गई, 13 मात्राएं। तो ये इस तरह से डिवीजन किया गया है इसका। ठीक, इसीलिए मैंने विषम और सम ये आपको इस तरह से इसमें मात्राओं का बता दिया, विषम मात्राएं, सम मात्राएं। ठीक है, इस तरह के फ्लो चार्ट से चीजें आराम से याद रहती है। क्लियर है यहाँ तक चीज, ये 4 चीजें इसमें आ जाती हैं, किसमें आ जाती हैं, अर्धसम मात्रिक में आ जाए, दोहा, बरवे, सोरठा और उलाला, और ये उसकी क्या हो गई, मात्राएं हो गई। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, विषम मात्रिक की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, विषम मात्रिक की। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे बताया कि इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, तो अर्धसम मात्रिक में भी चरण होते होंगे। ठीक है, तो अर्धसम मात्रिक में होते हैं जी 2 चरण। अर्धसम मात्रिक में कितने चरण, चरण होते हैं 2। ठीक है, और विषम मात्रिक में कितने चरण होते हैं, चलो पहले ये लिख लेते हैं, इसमें चरण होते हैं 6। ठीक है, अर्धसम मात्रिक में कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक चरण में, विषम मात्रिक है तो प्रत्येक चरण में जो मात्रा होगी असमान होती है। मात्रा कैसी होती है, असमान होती है, कोई समानता है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। ठीक, अब विषम मात्रिक में जो छंद आते हैं, कौन कौन से छंद उसमें आते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारे छंद आ जाते हैं वो 2 आ जाते हैं। एक आ जाता है कुंडलिया और दूसरा हमारा आ जाता है छप्य। ठीक है,
एक होता है कुंडलिया और दूसरा क्या होता है, छप्य। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई कुंडलिया क्या है। देखो, और विषम मात्रिक है, तो विषम मात्रिक में क्या होगा कि सारी मात्राएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको समझने का एक जो तरीका होता है, हमारे पास ये, हमारे पास पूरा एक आ गया, ये हमारे पास अर्ध सममात्रिक आ गया, इसमें सभी मात्राएं समान है, इसमें हमारी विषम, जो विषम हमारा चरण होगा उसकी मात्राएं समान होंगी। अब जैसे मैं कुंडलिया की बात करूं, तो कुंडलिया में हमारा क्या हो जाता है कि दोहा प्लस रोला, है ना। कुंडलिया किसको मिला के बनता है, दोहा प्लस रोला। 6 चरण हो गए। दोहे में कितने चरण, 2। रोला में कितने चरण, 4। तो 4 और देख कितने हो गए, पहले तो चरण ही काउंट कर लो। ठीक है, तो ये इसी तरह से कुंडलिया बनाया गया कि दोहा और रोला को मिला दे तो क्या हो जाएगा हमारा एक 6 चरण वाला क्या बन जाएगा, विषम मात्रिक छंद बन जाएगा। अब दोहा में कितनी मात्राएं, 13 और 11, और रोला में कितनी मात्राएं, 24। ठीक है, रोला में कितनी मात्राएं, 24। तो इसका जो डिवीजन किया जाता है दोहा और रोला के अनुसार, इसका जो डिवीजन किया जाता है वो किया जाता है 0 + 12। ठीक है, कैसे किया जाता है, 0 + 12। ठीक है, ऐसे ही छप्पया होता है। ठीक, अब इस छप्पे की अगर मैं बात करूं तो ये छप्पे का क्या मतलब है, ये होता है रोला प्लस उल्लाला। छप्पे क्या होगा, रोला प्लस उल्लाला। ठीक है, तो यहाँ पे रोले की मात्रा गिनी जाती है और प्लस ये हमारे कितनी काउंट होंगे, 0 काउंट होंगे। तो रोले में हमारे कितनी मात्राएं, 24, और उल्लाला में 15 और 13। ठीक है, सम विषम का एक हमारा फेर आ जाता है। तो ये हमारा किसकी बात हो गई, ये बात हो गई विषम मात्रिक की। तो यहाँ पे 2 ही चीजें आती हैं, कुंडलिया और छप्पे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट के तरह बनाना। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका भी यही होता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता, कुंडलिया दोहा प्लस रोला होगा और छप्पे रोला प्लस उल्लाला होगा। ठीक है, दोहा और उल्लाला 2 यहाँ से उठा लो, एक रोला यहाँ से उठा लो। रोला दोनों में कॉमन है। ठीक है, विषम मात्रिक में, और आपका दोहा और उल्लाला, एक बार रोला और दोहा, एक बार उल्लाला और रोला और उल्लाला। ठीक है, तो ये लिखना ऐसे ही है ये। ठीक है, तो इसमें केवल यहाँ से आपसे मात्रा ही पूछी जाती है और उन्हीं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार मैं मात्राओं का ज्ञान करने के लिए खुद इसको सामने से देख रही हूँ कि कोई मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक इतनी चीज क्लियर है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट होता है, चरण का ध्यान रखेंगे, इसमें 2 चरण, इसमें 4 चरण और इसमें 6 चरण। ठीक है, क्लियर है बात। अगर आप कैसे भी उठा के काउंट करोगे तो दोहा और रोला, दोहा में कितने चरण हो गए, 2, और रोला में कितने चरण हो गए, 4, उल्लाला में 2 चरण, रोला में कितने, 4। तो वैसे ही चरण तो हमारे 4 गिनने में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे क्या हो जाती है, कुंडलिया और छप्पे। देखो ये थोड़ा सा आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक छंद में कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, यानी कि पूरे अवयव में, छंद के पूरे अवयवों में कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए ये आपको रोजाना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एकदम आपको एक कहानी की तरह क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे आप जैसे व्रत रखते हैं ना, ठीक है, तो व्रत रखते हैं तो क्या करते हैं, हफ्ते में एक व्रत रखा आपने, चलो हमने मान लिया, तो वो जो कहानी होती है उस व्रत की, जो कथा होती है, तो महिलाएं उसको पढ़ती हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। इसमें तो खैर मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि केवल महिलाएं ही पढ़ती हैं। तो वो जो कहानी होती है वो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद वो याद हो जाती है। उसको तो आपने हफ्ते दर पढ़ा था, है ना भाई, 1 सप्ताह में 1 बार पढ़ा है, लेकिन वो 2-3 बार पढ़ने से फिर भी याद हो गई। इसी तरह इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरह से पढ़ने से क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है उस चीज के लिए, फिर आप उसको अपने ही कंटिन्यूअस लाइफ में क्या करते रहते हो, उसको अप्लाई करते रहते हो। ठीक है, अब मानो मैंने कोई व्रत रखा है, ठीक है, जैसे नवरात्रे की अगर मैं बात करूं, नवरात्रे हम रखते हैं, हम उसमें एक देवी कवच होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल रट गया। अब पूरे साल तो मैं उसको नहीं पढ़ती, ऑब्वियस सी बात है कि मैं रोज तो नहीं पढ़ रही उसको। ठीक है, केवल कब पढ़ रही हूँ, नवरात्र के दौरान पढ़ रही हूँ। नवरात्रों के दौरान मैंने उसको पढ़ा, ठीक है, तो वो कवच मुझे पूरा याद हो गया 9 दिन के अंदर अंदर, और केवल एक ही बार पढ़ा था मैंने दिन में, ऐसा नहीं कि मैं उसको 10-10 बार पढ़ रही हूँ या दिन में कई बार रट्टा लगा रही हूँ। ठीक है, बस मैंने उसको एक बार पढ़ा और वो सारी की सारी कहानी, मुझे जो कवच था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, याद हो गया।
ठीक है, ना मैंने उसको इतने फोकस होके पढ़ा कि बिल्कुल कंसंट्रेशन उसमें दे दिया, ना मैंने उसको सारा सारा दिन बैठ के याद किया, ना मैंने उसको पूरे पूरे साल बैठ के याद किया, बस उसको दिन में एक बार पढ़ा और रख दिया। ठीक है, आपको भी सिर्फ यही करना है, इसको दिन में एक कहानी की तरह पढ़ो और रख दो, जब मन करे उठाओ, अगले दिन फिर पढ़ो, फिर रख दो। आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि 8 से 9 दिन के अंदर अंदर ये आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। पढ़ना कैसे है, सममात्रिक, 4 चरण, प्रत्येक चरण समान। कैसे पढ़ना है, सममात्रिक 4 चरण, प्रत्येक चरण समान। अहीर 11, तोमर 12, चौपाई 16, राधिका 22, रोला 24, गीतिका 26, सरसी 27, हरि गीतिका 28, तांटक 30, वीर 31। ठीक है, तो जब आप इसे रोजाना इसी तरह से, ये मत पढ़ना मात्रा 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 ये मत पढ़ना, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, अहीर 11, तोमर 12, चौपाई 16, राधिका 22, रोला 24, गीतिका 26, सरसी 27, हरि गीतिका 28, तांटक 30, वीर 31। बस ये पढ़ना है रोजाना। आपको ये 8 से 9 दिन में मैं गारंटी ले रही हूँ ये रट जाएगा बिल्कुल, आप भूलोगे नहीं जिंदगी भर, कभी भी उठा के इसको पढ़ लेना, ये आपको हमेशा याद मिलेगा। ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही। फिर आपको किसमें करना है, ये सममात्रिक का, देखो पूरा पढ़ के बताती हूँ कैसे पढ़ोगे। सममात्रिक 4 चरण, 4 चरण समान। अहीर 11, तोमर 12, चौपाई 16, राधिका 22, रोला 24, गीतिका 26, सरसी 27, हरि गीतिका 28, तांटक 30, वीर 31। अर्ध सम में 2 चरण, विषम चरणों में मात्रा समान। ठीक है, इसमें बरवे 12 7, दोहा 13 11, सोरठा 11 13, उलाला 15 13। बस इतना करना है, कोई मात्रा कोई कुछ याद नहीं रखना। फिर विषम मात्रिक में 6 चरण, कोई चरण समान नहीं। कुंडलिया रोला प्लस दोहा प्लस रोहा, छप्पे रोला प्लस उलाला, ये याद कर लो, बाकी सारी चीजें याद हो जाएंगी अपने आप, चरण भी याद हो जाएंगे, और ये आपका विषम मात्रिक क्यों है वो भी याद हो जाएगा। कोई चीज समान नहीं है इसमें, कुछ भी समान नहीं होता, कोई चरण समान नहीं होता। 6 चरण और 6 के 6 क्या होते हैं, मात्राओं में अलग अलग होते हैं। क्लियर है इतनी चीज, ये पूरा मात्रिक छंद समझ में आता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे, आगे चलते हैं। देखो, अब बात आती है रोला और सोरठा की। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है मात्राओं में। अगर हम रोले की बात करें तो उसमें टोटल मात्राएं होंगी 24। सोरठे की अगर मैं सीधा सीधा मैंने आपको रोला या सोरठा लिख के दे दिया, आप उसमें से मुझे बताइए कि कौन सा रोला है कौन सा सोरठा है, कैसे बताओगे, कैसे पता चलेगा कि ये रोला है ये सोरठा है। ठीक है, मात्राएं आपने काउंट की, इसमें भी 24 निकली, इसमें भी 24 निकली, आपने डिवीजन किया, इसका भी 11 13 निकला, इसका भी 11 13 निकला, 2-3 चीजें समान हो गई। ठीक है, 2-3 चीजें क्या हो गई, समान हो गई। लेकिन पता कैसे चलेगा, देखो सबसे पहले तो आप काउंट करोगे इसमें चरण। किसी भी रोला को, किसी भी सोरठा को देखने से, किसी भी दोहे को देखने से पहले आप क्या काउंट करोगे, उसके चरण काउंट करोगे। चरण कितने होंगे रोला में, रोला में निकलेंगे जी 4 चरण, सोरठे में निकलेंगे कितने, 2 चरण। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अंतिम मात्रा। कौन सी, अंतिम मात्रा, ये सबसे आसान होता है। ठीक है, सबसे आसान होता है इसकी अंतिम मात्रा। तो इसकी जो अंतिम मात्रा होगी वो गुरु मात्रा होगी। कौन सी होगी, गुरु मात्रा। किसकी, रोले की। तो गुरु मात्रा हमारी क्या होती है, ये अंतिम मात्रा, ये इस पे जाके खत्म होगा। सोरठा, सोरठा खत्म होता है लघु मात्रा पे हमेशा। सोरठा किस पे खत्म होता है, लघु मात्रा पे। अगर आपका कोई भी छंद दीर्घ मात्रा पे खत्म हो रहा है और उसमें 4 चरण मौजूद हैं, 24 मात्राएं हैं, तो 2 हमारा वो क्या होगा, रोला होगा। आप यहीं से उसको आराम से पहचान लोगे। फटाफट मात्रा लगाइए और फटाफट से बता दीजिए कि भाई कौन सा चरण ये इसमें है, ये कौन सा आपका छंद इसमें कहलाएगा। ठीक है, कि वो रोला है या फिर वो सोरठा। ठीक है, आपको कोई भी एग्जामिनर आपको ये नहीं बताएगा कि ये आपका रोला है या आपका सोरठा है, वो आपको एक काव्य छंद लिख के दे देगा, आपसे कहेगा कि बताइए ये क्या है। तो उन मात्राओं के आधार पर ही आपको बताना है कि ये क्या है।
और किसी भी आप मात्रा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, केवल रोला में और सोरठा में ही कंफ्यूज होंगे, वो आप यहां से क्लियर करेंगे। अगर अंतिम मात्रा आपकी गुरु मात्रा आती है तो फिर वो आपका क्या होगा, रोला होगा, और अगर अंतिम मात्रा आपकी लघु मात्रा आती है तो वो आपका क्या होगा, सोरठा होगा। क्लियर है इतनी बात? ये तो बात हुई किसकी, मात्राओं की। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णों की। ठीक, अब कौन सा चलेगा, हमारा वार्णिक छंद होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। वार्णिक छंद। ठीक है, वार्णिक छंद को हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें हमारे किसकी गिनती की जाती है, वर्णों की गिनती की जाती है। किसकी गिनती, वर्णों की गिनती की जाती है। अब वर्णों की गिनती के आधार पर छंद के क्या नाम होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा होता है इंद्रवर्जा। ठीक है, इंद्रवर्जा। ठीक, और इंद्रवर्जा में हमारे जो वर्ण आ जाते हैं वो आते हैं हमारे टोटल 11 वर्ण। ठीक है, इंद्रवर्जा में टोटल कितने, 11। इसमें से हमारे आ जाते हैं 2 तगन और 1 जगन। ठीक, क्या आएंगे, 2 तगन और 1 जगन। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है उपेंद्र वर्जा। उपेंद्र वर्जा, और उपेंद्र वर्जा में हमारे वर्ण आ जाते हैं 11। उपेंद्र वर्जा में कितने, 11 वर्ण आते हैं, जिसमें से हमारा होगा 1 जगन होगा, 1 तगन होगा और 1 जगन होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 जगन, 1 तगन और फिर 1 जगन, इस तरह से होगा। क्लियर है बात? ठीक है, फिर हमारा थर्ड नंबर पे आ जाता है, थर्ड पे आ जाता है हमारा वंशस्थ। और वंशस्त्र में हो जाते हैं हमारे कितने, 12 वर्ण। ठीक है, अब 12 वर्णों में जो हमारा काउंट होगा वो होगा 1 जगन होगा, 1 तगन होगा, फिर 1 हमारा होगा तो 12 वर्णों में होगा हमारा 1 जगन, 1 तगन, 1 पगन और 1 रगन। ठीक है, जगन तगन पगन रगन। ठीक है भाई, ठीक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा हो गया इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, वंशस्थ। फिर हमारा आ जाता है दूर्त विलंबित। क्या आता है, दूर्त विलंबित। दूर्त विलंबित में हमारी कुल मात्राएं आ जाती हैं 11 11 12 और 12, 11 11 12 12, 12 वर्ण हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और दूर्त विलंबित में जो हमारा ये आएगा वर्णों के अनुसार हमारा आ जाता है नगन भगन रगण। 1 नगन, 2 भगन और 1 रगण। ठीक है, चलिए, 1 नगन, 2 भगन और 1 रगण। ठीक है, एक हमारा क्या आ गया, रगण आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है वसंत तालिका। वसंत तालिका, और बसंत तालिका में हमारे टोटल वर्ण आ जाते हैं भाई 14 वर्ण। कितने आ गए, 14 वर्ण। अब 14 वर्णों में हमारा आ जाता है 1 तगन, 2 भगन और 2 जगन। ठीक है, पहले तो लिख लेते हैं 1 2 2। ठीक है, तो 1 तगन, 2 भगन और 2 हमारे क्या आ गए, जगन आ गए। पूरा पूरा लिखो, 1 तगन, 2 भगन
और 2 हमारे जगण। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ 1 2 2। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मालिनी। 6 नंबर पे क्या आ गया? मालिनी। और मालिनी में कुल वर्णों की संख्या आ जाती है 15। मालिनी में कुल वर्ण कितने? 15। और 15 वर्णों का जो जगन तगन के अनुसार, यानी कि यमाता राज भगन भानसलगा के अनुसार जो हमारा इसमें आता है डिवीजन, वो हमारा आता है 15 वर्णों का 2 नगन, 1 मगन और 2 मालिनी में 15 वर्णों के अनुसार हमारा आ जाता है 2 नगन, 1 मगन, 2 नगन आ गया, 1 मगन आ गया और 1 हमारा आ जाता है यगण। ठीक है, 2 1 2 2 यगण आ जाते हैं। ठीक है, 2 क्या आ गए? यगण आ गए। ठीक है, नंबर 7 आ जाता है हमारा शिखरणी। शिखरणी। ठीक है, तो शिखरणी में हमारे जो वर्ण होंगे, शिखरणी में होंगे 17 वर्ण। ठीक है, शिखरणी में कितने? 17 वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नगन भगन वाला जो काउंट है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए नहीं लिखते हैं इसको। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा होता है सवैया। और सवैया में हमारे वर्ण आ जाते हैं 22 26। 22 से 26 वर्ण होंगे। ठीक है, क्योंकि वर्णों की संख्या क्या होती रहती है? घटती बढ़ती रहती है। तो सवैया में 22 से 26 वर्ण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है मालिनी सवैया। नंबर 9 पे क्या आ जाता है? मालिनी सवैया। और मालिनी सवैया में हमारे होते हैं, क्योंकि सवैया के ही फिर डिवीजन आते जाते हैं, तो 22 से 26 वर्णों का जो ये डिवीजन दिखाया गया ये वही दिखाया गया। मालिनी सवैया में होते हैं 22 वर्ण। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मालती सवैया। नंबर 10 पे क्या आता है? मालती सवैया। मालती सवैया में हमारे आते हैं 23 वर्ण। ठीक है, मालती सवैया में कितने आ गए? 23 वर्ण आ गए। ठीक है, मालती सवैया में कितने आ गए? 23 वर्ण। नेक्स्ट हमारा आता है मल्लिका सवैया। नेक्स्ट क्या आया? मल्लिका सवैया। और मल्लिका सवैया में हमारे आ जाते हैं 24 वर्ण। कितने आ गए? 24 वर्ण। ठीक, फिर हमारा आता है धनाक्षरी। इसको यहां लिख देते हैं, चलो। 12 नंबर पे क्या आता है? धनाक्षरी। ठीक है, अब धनाक्षरी की अगर बात करूं तो धनाक्षरी में वर्णों की संख्या हो जाती है 31। धनाक्षरी में वर्णों की संख्या 31। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है धनाक्षरी के बाद मल्लिका सवैया, धनाक्षरी, और धनाक्षरी के बाद आता है रूप धनाक्षरी, देव धनाक्षरी। ठीक है, रूप धनाक्षरी और नंबर 14 क्या आ जाता है? देव धनाक्षरी। ठीक है, और इनकी वर्णों की संख्या होती है 31 32 33। ठीक है, ठीक है, मुझे भी वो उसकी एक कहानी की तरह ही याद है, तो इसीलिए इसको पूरा से मुझे एक बार रिवाइज करना होता है, तब मैं इसको आपको क्या कर देती हूँ, बता देती हूँ कि इस तरह से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है देव धनाक्षरी, धनाक्षरी, रूप धनाक्षरी, देव धनाक्षरी, और उसके बाद हमारा आ जाता है कवित्त। फिर क्या आ जाता है? कवित्त। और कवित्त में हमारे होते हैं 31 से 33 वर्ण। ठीक है जी, कवित्त में हमारे क्या होते हैं? 31 से 33 वर्ण हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये हमारे क्या हो गए? वर्णिक छंद हो गए। ठीक, यहाँ तक इनको भी आपको इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है, चाहे आपको थोड़ा सा समय लग जाए लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, वनस्थ, धूर्त विलंबित, वसंतलिका, मालिनी, शिखरणी, सवैया। फिर 3 सवैया आ गए।
धनाक्षरी, फिर 2 धनाक्षरी आ गई, ठीक है। तो इसमें फिर हमारा 22 से 26, 22, 23, 24, धनाक्षरी में 31, रूप धनाक्षरी 32, देव धनाक्षरी 33, ठीक है। काउंट ही है, काउंट के हिसाब से ही है, ठीक है भाई। क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ जाती है बातें, ठीक है। इतना हमें याद रखना है, ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो तो जब आप उसके, जैसे आपने इंद्र वर्जा आपको दे दिया, वर्ण आपने देख लिए, वर्णों के बाद ये जो मात्राएं इसमें लगाई, ये माता राज भान सलगा से आप इनको आराम से लगा सकते हो बहुत इजीली। तो उसमें बता दोगे कितने यगन आए, कितने भगन आए और कितने तगन आए। क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इतनी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। इसको जरा नोट कर लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक। अब देखो, चाहे आपको कोई दोहा मिले, चाहे आपको कोई सोरठा मिले, चाहे आपको कोई हरिगीतिका मिले, चाहे उपेंद्र वर्जा मिले, चाहे इंद्र वर्जा मिले, चाहे उल्लाला मिले, चाहे कुंडलिया मिले, ठीक है, सभी में क्या होंगे? शब्द होंगे। सभी में क्या होंगे? शब्द, ठीक है। तो अब ये जो छंद का कॉन्सेप्ट होता है, ये पूरा का पूरा निर्भर ही शब्दों पर करता है। जैसे मैंने आपको यहां पर लिख दिया अहमदनगर, ठीक है। अगर ये अहमदनगर मैंने लिखा है तो ये कहीं ना कहीं शब्द आपके किसी ना किसी काव्य में आएगा जरूर, किसी ना किसी छंद में आएगा जरूर। अब हमें बताना है इसकी मात्राएं। तो एक हमारी लघु मात्रा, एक हमारी दीर्घ मात्रा। तो आ तो पूरी एक मात्रा ही है, हा में आ जुड़ा हुआ है, मा में आ जुड़ा हुआ है, दा में आ जुड़ा हुआ है, ना में आ। तो इसमें सारी क्या है? लघु मात्रा, ठीक है। मैंने लिख दिया गीतिका, ठीक है। अब गीतिका में आप मात्राएं बताइए। गीतिका में एक आपकी वर्तुल रेखा, ता में एक और का में ये। तो ये जो मात्राएं लगाई जाती हैं ये इन्हीं शब्दों पर लगाई जाती हैं, और इन्हीं मात्राओं को गिनकर ही आपको दोहा, सोरठा, छंद ये सब क्या बताने होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एक छोटा सा आपको क्या लिखूं, कोई भी एक दोहा हम लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया कबीरदास जी के दोहे हैं ना बहुत सारे, जैसे मैंने चलो ये सिंपल सा एक यही लिख लिया, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है। रसरी आवत जात ते, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान, सिर पर परत निशान, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ ये क्या है, आप इस पे पहले मात्राएं लगाएंगे, ठीक है। मात्रा लगाएंगे दूसरे पेन से। करत करत करत, र र त, ठीक है। अभ्यास के, ए है। जड़मती, म और ती, ये हो गया। होत, सुजान, ऊ है तो यानी कि छोटी मात्रा, जा है, ठीक है। ऐसे लगाते हैं जी मात्राएं, देख लो अब ध्यान से। रसरी आवत जात ते सिल, छोटी की मात्रा है ना, परत निशान, ठीक है। जब भी आप आ वाला काउंट करोगे तो पूरा जा और आ पूरा काउंट करोगे, उस पे एक मात्रा आएगी, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या लग गई, इस पे मात्राएं लग गई। इसी तरह से आप क्या करेंगे, सभी पे मात्राएं अपनी लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अब ये जो मैंने कहा ना, जैसे शब्दों पे ही मात्राएं हमारी लगाई जाती, ठीक है, शब्दों पे क्या होती है, मात्राएं लगाई जाती है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, समझ आती है चीजें, ठीक। चलो आगे चलते हैं।
इसी तरह से आप किसी भी छंद को देखकर और उस पे मात्राएं लगा के आप उसे ये बता सकते हो कि भाई ये कौन सा छंद है या इस पे कितनी मात्राएं हैं, तो आप उसे आराम से क्या कर दोगे, बता दोगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा जो छंद का टॉपिक है। कल की क्लास में हम, अगली क्लास में हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस कि किस तरह से हम मात्राएं लगाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।